आप अपनी निजी सूचनाओं को चैट बॉक्स में अनावश्यक रूप से प्रेषित न करें। हम निरंतर इस भाव को स्थापित करने और इस ऊर्जा का विस्तृत संचार करने हेतु इन कार्यक्रमों को आपके बीच ला रहे हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के लिए साफल्यतम स्वरूप को स्थापित कर सके, कैसे इस कोविड-19 के पेंडेमिक काल में दिव्यांगजनों की श्रेष्ठता, दिव्यांगजनों की उद्यता और विद्यार्थियों के हितों को सर्वश्रेष्ठ भाव देते हुए जीवन के मूल्यों को परमार्थ की साधना में रत करते हुए कैसे हम उच्चता की स्थापना को स्थापित करें। इन्हीं भावों के साथ ये सीआरसी लखनऊ का प्रयास और संपूर्ण सीआरसी परिवार का एक समन्वित प्रयास आपके बीच निरंतर वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, सूचना पट्टिका के रूप में, विभिन्न प्रकार के फ्लेयर्स के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम प्रदान की जाने वाली विशिष्ट जानकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सीआरसी लखनऊ निरंतर प्रयासरत है कैसे अधिक से अधिक सेवाओं को हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों तक पहुंचाएं और इस हेतु आप सभी विशिष्ट जनों से हम आशान्वित हैं कि आप सभी हमारी सेवाओं को विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, हमारे इस सेवा कर्म को विस्तृत करेंगे। सीआरसी लखनऊ सदा समन्वित भाव को लेकर के विगत 20 वर्षों से सेवा के कर्म को श्रेष्ठता प्रदान करते हुए अपनी सेवाएं स्थापित कर रहा है और उसमें ओजस्विता के साथ इस कोविड-19 के पिछले क्रम पहली लहर और यह क्रम दूसरी लहर में भी हम अपने क्रियाकलापों को आप तक पहुंचाने में विधिवत साफल्य हो रहे हैं। हमारे आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित राय सर अगर मुझसे जुड़ चुके हैं तो कृपया अपना वीडियो सर एक बार आप क्लियर कर ले, वीडियो अपनी तरफ से और ऑडियो कंफर्म कर ले सर। श्री अमित राय सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं एक बार अपनी तरफ से वीडियो और ऑडियो की क्लियरेंस कर ले। श्री अमित राय सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पांडे जी, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स वीडियो वगैरह ऑन करके बैठते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, डजंट लुक गुड। एक बार उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि वीडियो वगैरह ऑफ करिए। जी सादर प्रणाम सर आपको। ये हमारे साथ कुछ हमारे ऐसे प्रतिभागी जुड़ते हैं जो अभी कार्यक्रमों में नए से जुड़ते हैं या हमारे साथ सर कुछ हमारे प्रिय दृष्टि दिव्यांग भाई जुड़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री पीके दास सर, एसकेपी नाम, एसके पासवान नाम से आईडी बनी हुई है। आपसे निवेदन है आप अपना वीडियो ऑफ कर ले। आपके घर के छत पे लगे हुए आपके पंखे हमें दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम की शुचिता को बनाए रखने के लिए और कार्यक्रम में विधिवत प्रतिभाग करने के लिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी तरफ माइक को म्यूट रखेंगे और आप वीडियो को बंद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान सर। आप सभी हमारे सुधीर श्रोता हैं और आप सभी हमारे सेवा पहुंचाने के वो प्रकल्प है, वो वटवृक्ष है जिनके माध्यम से हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों बालिकाओं तक अपनी सेवाओं को पहुंचाने में सफल होते हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा श्री अमित राय सर अगर मुझसे जुड़ चुके हैं तो कृपया सर आप अपना माइक और वीडियो ऑन कर लें। सादर प्रणाम सर। नमस्कार। बहुत बहुत सुअवसर है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी एक
कर्तव्य निष्ठता के श्रेष्ठवत भाव में आप जिस तरीके से लगे हुए हैं और निरंतर हम जैसे विद्यार्थी सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख पा रहे हैं, हमारे जो प्रतिभागी देख पा रहे होंगे, आपने अपनी जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाई हुई है कोविड-19 के लिए, जिसको आपने बानर सेना का नाम दिया है, निश्चित ही यह ऊर्जा का स्रोत है कि कैसे घर में बैठे हुए भी हम अपनी सेवाओं को और विस्तार देंगे। आपको सादर प्रणाम है। और मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में निदेशक सीआरसी लखनऊ श्री रमेश पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आशीर्वचन हमें प्रदान करें। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट है। बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे ये कार्यक्रम रखा है। अभिभावकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम, और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि आज के जो हमारे वक्ता हैं अमित साहब, वो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां बनाने में, उनकी नीतियों को डिसिमिनेट और इम्प्लीमेंट करने में सालों का हो रहा है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ। लखनऊ जैसे बहुत महत्वपूर्ण जनपद के आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी भी रहे हैं, उपनिदेशक भी रहे हैं, और अभी शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के आप परीक्षा नियंत्रक भी हैं। और ऐसे लर्नर्ड और ऐसे एक्सपीरियंस्ड और ऐसे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर को आज आप लोग सीआरसी लखनऊ से जुड़ पाए हैं। मैं अमित साहब आपका अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, अपने सीआरसी के सभी स्टाफ, बेनिफिशियरी, पेरेंट्स, ऑफिसर्स की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा विषय भी है सर। बार बार मांग होती है कि प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं। हम लोग अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जिस राज्य में हम स्थित हैं, कई बार हमारे ऑफिसर्स भी इन सब चीजों से ओरिएंट नहीं रह पाते, और पेरेंट्स तो पूछते ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारा दायित्व है कि हम उनको गाइड कर पाए अच्छे से कि राज्य सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है। क्योंकि केंद्र हर चीज अपने हाथ में नहीं ले सकती, और राज्य भी हर चीज अपने हाथ में नहीं ले सकती। और रीजनल सेंटर का दायित्व ही यही है कि जिस प्रदेश में आप हैं, उनकी नीतियों के साथ मिलकर आप अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करें। तो जब तक स्टेट और सेंट्रल का जो कन्वर्जेंस है, जो मूल ऑब्जेक्टिव है हम जैसे रीजनल सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट का, अगर वो मीट ही नहीं होगा, तो फिर हम लोग कुछ और करते रहेंगे, प्रदेश सरकार कुछ और कर रही है, बेनिफिशियरी तक कलेक्टिव वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम पहुंच ही नहीं पाते। सच्चाई तो यही है। और मैं गोरखपुर में भी था, तो मेरा सबसे ज्यादा जोर दो ही विषयों पे था कि एक तो हम फार फ्लंग एरियाज में गांवों तक पहुंचे, दूसरा बिना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिए हुए, बिना स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिए हुए हम अपनी चीजों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो आज इस मामले में ये जो हमारा ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज ना केवल पेरेंट्स और प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वे भी, बल्कि हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियों से और बहुत सारी योजनाओं से परिचित हो जाएंगे आपके माध्यम से। आप जुड़े, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है अमित साहब। और मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। हम लोग मैं खुद भी आपके कार्यक्रम में जुड़ के बहुत सारी चीजें सीखूंगा। मैं फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। अपने सारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, विकास, नागेश जी और सविता मैडम, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि ऑनलाइन जो भी हम कर रहे हैं, हम इसको फेसबुक पे भी लाइव करते हैं और यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो पूरे देश के लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही ऑफलाइन मोड में अगर हम कार्यक्रम कर रहे होते तो कुछ एक टारगेट पॉपुलेशन ही लाभान्वित होती, लेकिन इसका दायरा बहुत बृहत है, बहुत बड़ा है। और गांवों तक पहुंचने के लिए जहां सबसे ज्यादा हमें सर्विसेज रेंडर करने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बहुत ज्यादा जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है, ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं फिर से सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अमित साहब का फिर से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कुशल निर्देशन हमें नवीन कार्यक्रमों को सभी के बीच लाने में ऊर्जा प्रदान करता है। अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अमित राय सर
परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय एवं उपनिदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं को हमारे समक्ष विस्तृत रूप में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री अमित राय सर। सर्वप्रथम मैं सीआरसी लखनऊ और वहाँ के निदेशक रमेश पांडे जी, नागेश जी और इस वेबिनार में या इस ऑनलाइन जो एक मीटिंग है उस मीटिंग में सभी प्रतिभाग करने वाले लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस महामारी के विकट परिस्थितियों में दिव्यांगजनों से जो जुड़ी हुई हमारी चीज़ें हैं वो कहीं ओझल न हो जाएं, वो भी केंद्र में सेंटर में बनी रहें, क्योंकि कहीं न कहीं मुख्य दायित्व तो हम लोगों का ये है कि दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान अनवरत होता रहे, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। और आप लोगों ने इस विषय में, जैसा कि पांडे जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि केंद्र और राज्य सरकारों का एक समन्वित प्रयास रहता है कि जो हमारे 3 से 4 लगभग कहीं कहीं 4% 3% का एक अंतर आता है, 3 से 4% जो दिव्यांगजन है पूरे देश में, उनको वो एक गांधी जी की जो शब्दावली है कि वो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति हैं कहीं न कहीं ज्यादातर, तो वो जो ज्यादातर अंतिम व्यक्ति हैं उन तक हम पहुंच सकें, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में दिव्यांग होता है। सकलांग से सकलांग व्यक्ति भी किसी न किसी स्तर पर जाकर कहीं न कहीं वो दिव्यांग हो जाता है, विकलांग हो जाता है। तो इसलिए जब सरकारें, समाज और मशीनरीज छोटी दिव्यांगजनों के बारे में सोचते हैं तो कहीं न कहीं वो पूरे समाज को एक एनर्जी मिलती है, समाज को प्रेरणा मिलती है और समाज के मन में पूरे एक भाव एक ऐसा पैदा होता है कि जिससे ये लगता है कि अंतिम व्यक्ति तक भी जो हमारी मशीनरी है उसका ध्यान है। आज जो विषय है, बहुत बड़े विषयांतर ना होते हुए, क्योंकि विषय काफी बड़ा टॉपिक दे दिया है सीआरसी लखनऊ द्वारा, विषय बड़ा है और बड़ा इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई बच्चा इस संसार में आता है तभी से बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, और उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मैं एज वाइज योजनाओं पर फोकस करूंगा जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, टू द पॉइंट होते हुए। सर्वप्रथम 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए जब कोई दिव्यांगता की पहचान उनके भीतर होती है तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर थी, लेकिन अब वो प्रदेश सरकार के 18 मंडल और कुछ अन्य 9 जो पिछड़े जनपद हैं उनको चिन्हित किया गया है, जहां पर बचपन डे केयर की शुरुआत की गई है। धीरे धीरे इस दिशा में इसको और भी योजना है भविष्य में विभाग की कि सभी जिलों में बचपन डे केयर सेंटर स्थापित किया जाए, तहसीलों तक पहुंच हो, ब्लॉकों तक पहुंच हो, ताकि जो ऐसे 3 से 7 वर्ष के दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे हैं उनकी पहचान हो सके और उसी स्तर पर, उसी लेवल पर उनकी दिव्यांगता के निवारण या उनकी दिव्यांगता को ओवरकम करते हुए या उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया जाए या दिया जाए जिस पर वो बच्चे, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, बाद में वो मुख्य धारा में जाकर के शामिल हो सके। अभी जो हमारे 18 सेंटर हैं, कमोबेश कोई कमियां हैं उसमें, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ का जैसा कि बचपन डे केयर सेंटर मैं रहा, उससे जुड़ा रहा 3 साल, मैंने देखा, बहुत नज़दीक से देखा और काफ़ी उससे लोग जुड़े और काफ़ी बच्चों को, काफ़ी गार्जियंस को संबल मिला। बहुत सारे बच्चे आज मुख्य धारा के स्कूलों में बड़ी कक्षाओं में उससे निकल करके पढ़ रहे हैं। ब्लाइंड बच्चे हैं जिसमें कुछ जो है वो विभिन्न तरह के इससे जो मूक बधिर बच्चे हैं वो कहीं न कहीं बड़ी कक्षाओं में उससे निकल करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो एक पेंशन अनुदान योजना है। कहने को तो धनराशि बहुत छोटी है, 500 रुपए की धनराशि है, लेकिन जब एक गरीब दिव्यांग व्यक्ति जो गांव से जुड़ा हुआ है उसके खाते में 3 महीने में 1500 रुपए की धनराशि या 4 महीने में 3 या 4 महीने में सरकार अपनी विभागीय बजट के प्राप्ति के अनुसार जो है 3 से 4 महीने में वो धनराशि उनके खातों में अंतरित करती है। तो ये जो 2000 रुपए की धनराशि उनको 4 महीने में मिल जाती है। इससे एक उनको बहुत तो उसे नहीं कुछ वो होता है, लेकिन एक जरूरत भर की कुछ चीजें
उनके लिए, क्योंकि वो मैं देखता हूँ जब मैं जिले में था तो 3 महीने बीतते बीतते बहुत सारे फोन, बहुत सारे क्वेरी आने लगती थी, सर पेंशन कब आएगी। तो मैं पूछता था कि यार धनराशि तो ये बड़ी छोटी है, लेकिन वो बताते थे कि सर इससे इस धनराशि आती है, कोई त्योहार हमारा आता है या कोई जरूरत हमारी उसी होती है, तो बाकी तो इससे बहुत संबल नहीं मिल पाता है, लेकिन इतना हो जाता है कि हम अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसी क्रम में 2016 में कुष्ठ रोग से कुष्ठा अवस्था पेंशन योजना शुरू की गई, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति थे। वहां समस्याएं ये थी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजन थे, उनको उनका नियोजन नहीं हो पाता था। न तो वो कहीं किसी दुकानों में या कहीं किसी व्यापार में या किसी अन्य कार्यों में वो लगभग निग्लेक्टेड थे। सरकार ने इसकी पहचान की, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसकी आवाज उठाई, और उस समय के राज्यपाल थे हमारे नायक जी, माननीय नायक जी, उन्होंने भी इस पर काफी जो है प्रयास किया। तो 2016 से कुष्ठावस्था पेंशन योजना भी शुरू हो गई, जिसमें 2,500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि आज विभिन्न जिलों के विभिन्न कुष्ठ रोगियों को प्रदान की जा रही है। ये बड़ी अच्छी योजना थी, और इससे बहुत सारे जो कुष्ठावस्था से पीड़ित दिव्यांगजन थे, उनको इससे बड़ी राहत हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण एक योजना है, वो है शादी विवाह पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इसका मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा कि एक दिव्यांग दंपति जिनकी शादी लखनऊ जनपद की थी, आपका ये मलिहाबाद तहसील का मामला था। तो वो ऑफिस में आया, उनका सत्यापन, क्योंकि उस समय सत्यापन अधिकारी मैं था उस योजनाओं को देखते हुए, और जानबूझ करके मैंने सत्यापन एक कार्य शुरू किया था कि योजना में कुछ शिकायतें ये मिली थी कि कुछ लोग जाकर के और पैसे की वसूली कर लेते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा और ये वो। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, मैं खुद ही सत्यापन करूंगा और देखूंगा। तो विभाग में एक दिन सत्यापन के लिए मैं बुलाता था, उनसे बातचीत करता था, और ये भी पूछता था कि कहीं कोई इसके लिए कोई पैसा तो नहीं मांग लिया आप लोगों से, तो उसकी पुष्टि कर लेता था, और इस तरह की शिकायतें फिर आना बंद हुई। तो इसमें यह था कि 35,000 रुपए दोनों अगर दंपति दिव्यांग हैं तो उनको दिया जाता था, और अगर केवल पुरुष है तो 15,000, महिला है तो 20,000। लेकिन वो 35, हम मैंने पूछा तो बहुत हर्षित करने वाली बात हुई कि उस 35,000 की धनराशि और कुछ पैसे मिला करके उन दोनों दंपति ने बहुत अच्छी अपनी एक वो चूंकि कंप्यूटर नॉलेज उनको था, तो उन लोगों ने कंप्यूटर दो सेट कंप्यूटर वगैरह खरीदे। कुछ सेकेंड हैंड था, कुछ नया सेट खरीदा था, 2016 की बात है। तो एक रोजगार शुरू करने के लिए एक अच्छा ये प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो शुरू की गई, वो उसका काफी अच्छा रिस्पांस, और हर जिले में लगभग 25 से 50-60 जो दिव्यांग दंपति हर साल शादी करते हैं, उनके लिए उसमें केवल एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि उनको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ऑनलाइन ये चीजें ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, और उनको ये धनराशि सीधे उनके खाते में दे दी जाती है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ रोजगार से दिव्यांगजनों के पुनर्वास और दुकान निर्माण से संबंधित एक दुकान संचालन योजना है। इसमें धनराशि भी बढ़ाने की बात विभागीय स्तर पर पिछले वर्ष चल रही थी। अभी वो 20,000 रुपए दिया जाता है दुकान स्थापना के लिए, और उसको अगर आप दुकान चला रहे हैं तो 10,000 रुपए का प्रोत्साहन उसमें, जिसमें से 7,500 रुपए की धनराशि जो है वो ऋण के रूप में होती है 4% ब्याज पर, और शेष 2,500 धनराशि जो है वो अनुदान होती है। उसको बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन इससे ये होता है कि अगर कोई दिव्यांग कोई छोटा मोटा रोजगार गरीब दिव्यांग व्यक्ति कर रहा है, किराने से जुड़ा हुआ या अन्य जो है, तो एक धनराशि मिल जाती है उनको अपने कारोबार या अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण इसमें एक है, दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार, जो प्रदेश की जितनी बसें हैं, उन राजकीय परिवहन की बसों से, चाहे वो बस जहां तक जाए, वो सर आपका माइक म्यूट हो गया है। आदरणीय अमित सर, आपका माइक म्यूट है।
लगता है कुछ टेक्निकल रीजन के कारण सर की आवाज ब्रेक हुई है। श्री अमित सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। आवाज मिल रही है हमारी? जी सर, जी सर। अच्छा, अभी मैं ये भी एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि अभी मैं एक, चूंकि बहुत समय नहीं लेते हुए और एक संक्षेप में सारी योजनाओं को बताता चल रहा हूं। अगर कोई जिज्ञासा इस संबंध में आ रही होगी तो वो भी लास्ट में रखिएगा, उसका भी मैं जवाब दूंगा। जी, हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। जी जी। तो तीसरा जो एक महत्वपूर्ण योजना है इसी से कि राज्य परिवहन निगम की जो बसें हैं, पांचवा, वो उस परिवहन निगम की बसों से जहां भी तक वो जाती हो, राजस्थान, उत्तरांचल, जहां भी, दिल्ली, जहां तक भी जाती हो, वो निःशुल्क यात्रा की योजना है। अभी ये एसी और स्लीपर क्लास की बसों में नहीं है, सामान्य परिवहन निगम की बसों में ये योजना है। और इसका लाभ काफी लोग उठाते हैं और विभाग जो है इसके लिए परिवहन निगम को हर साल लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच में धनराशि जो है वो पे करता है। इसी तरह से दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, जो ऐसे दिव्यांगजन जो किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो उनको एक सम्मानित धनराशि और एक सम्मान पत्र जो है वो हर साल 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रदान किया जाता है। कहीं भी कार्यक्रम आए, महामारी के दौर में थोड़ा सा ये कार्यक्रम इस बार जो है वो नहीं हो पाया, वो जिलों जिलों पर ही दिया गया, लेकिन एक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ये योजना कहिए या एक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने का एक कार्य किया जाता है। तीसरा, छठा है कि इधर जो है देखने में आया है कि कुछ ऐसे जो डिस्लेक्सिया और इस तरह के हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए उनके बच्चों की पहचान नहीं हो पाती है। तो जो हमारे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक गण हैं और प्राइवेट स्कूल के भी जो प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक गण हैं, उनके लिए हर जिले में डिस्लेक्सिया से संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें उनकी पहचान हो सके। और आप लोग देखे होंगे डिस्कैलकुलिया और डिस्लेक्सिया, इस तरह की जो समस्याएं छोटे में अगर उनकी पहचान हो जाती है बच्चों में, तो निश्चित तौर पर वो बच्चे जो किन्हीं कारणों से अंकों या शब्दों का ज्ञान नहीं कर पाते हैं या किसी तरह की हाइपर एक्टिविटी उनके भीतर होती है, तो उनका उसी लेवल पे, उसी शुरुआती लेवल पर भी अगर पहचान हो जाए तो उन बच्चों में बहुत सारे सुधार आ सकते हैं और वो भी मुख्य धारा में भविष्य में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है और इससे काफी अधिक हमको लगता है कि लखनऊ जनपद में ही करीब मैंने 3-4 बार कराया था, मंडल प्रदेश के अन्य जनपदों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें काफी लोगों को जो है काफी शिक्षकों को, करीब 10, ये संख्या हजारों में होगी, जिसमें प्रशिक्षित किया गया है। अभी मानसिक मंदित जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनका कोई बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे समाज के गांवों में गरीबी की वजह से भी और जागरूकता न होने की वजह से भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता या उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अभी जो हाल ही में एक मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र की योजना चलाई है, जिसमें विभिन्न एनजीओ विभिन्न जनपदों में लगभग 10 से 15, 25, 50, कहीं कहीं तो वो संख्या 100 तक पहुंच गई है, उनके लिए एक आश्रय गृह चलाते हैं, जिसके लिए पूरी तरह से अनुदान जो है राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर और कोई एक मजिस्ट्रेट लेवल का डीएम द्वारा नामित अधिकारी उसकी जांच करता है और फिर वो अनुशंसित करता है, उसी आधार पर उनको धनराशि दी जाती है। बाकी शैक्षिक संस्थाओं को का जो डीआरसी और इस तरह की योजनाएं चलती थी, अब मुझे इसकी जानकारी इस समय मैं बहुत अपडेट नहीं हूँ, 2 सालों से चूंकि नहीं हूँ, तो उन योजनाओं को भी जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है उनका भी अनुशंसित करने का काम जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजन कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा किया जाता है और उसमें भी धनराशि दी जाती है, जिसमें पहले से लखनऊ के ही बहुत सारे स्कूल वगैरह, चेतना और बहुत अच्छे 2-3 स्कूल जो है चल रहे थे, आशा ज्योति और बहुत सारे, तो ये भी एक विभाग द्वारा जो है उनको चलाया जाता है। इसके अलावा एक राजकीय ब्रेल प्रेस की स्थापना निषादगंज में की गई है, जिसमें ब्रेल लिपि से संबंधित जो पुस्तकें हैं इंटरमीडिएट स्तर तक की, उनके मुद्रण का कार्य होता है। अभी हाल ही में राज्य सरकार के जितने कक्षा 8 तक के स्कूल हैं, प्राइमरी और कक्षा 8 तक के, सभी जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत
पिछले 3 वर्षों से पुस्तकें जो है ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें कि ब्रेल में भी जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ये सारी जो मुख्य मुख्य प्रमुख योजनाएं थी और जो मोटे तौर पर मुझे इसमें स्मरण है, उस आधार पर मैंने आप लोगों के सामने रखा। और मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि और भी बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों को नहीं पता है, ये योजना तो नहीं है, एक लीगल वो है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, गार्जियनशिप की एक समस्या आती है, खास करके जो मानसिक दिव्यांगता से संबंधित लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके उम्र 22 साल या 24 साल, कई बार उनके गार्जियन बूढ़े हो जाते हैं, तो कोई उनके निकट रक्त संबंधी को द नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन अप्लाई किया जाता था, और लखनऊ जनपद में इसको मैंने शुरू कराया था। और 1 वर्ष में हमने लगभग 100 से ऊपर लोगों को, ऐसे दिव्यांग बच्चों को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट प्रदान कराए थे। तो ये भी एक बड़ी अच्छी योजना है, जिससे मतलब योजना कहिए या एक ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी है जिससे उस दिव्यांग व्यक्ति को, जो मानसिक मंदित व्यक्ति है जिसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसकी गार्जियनशिप सर्टिफिकेट, गार्जियनशिप किसी को अगर नियुक्त किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, और वो उस जिम्मेदारी के तहत उसकी जो है भरण पोषण बाद के दिनों में करता है। तो ये मोटे तौर पर 2-4 लगभग 8-9 चीजें मैंने बताई। और मेरा निवेदन है कि अगर इस संबंध में आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई आप लोग के मन में प्रश्न हो, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। धन्यवाद सर आप सभी का। सर, हमारे प्रतिभागियों का प्रश्न हमारे बीच में आ रहा है। एक प्रतिभागी ने पूछा है कि लेप्रोसी क्यूरेट पर्सन का क्या सर्टिफिकेशन प्रारंभ हो चुका है? उसका सर्टिफिकेशन, हाँ, उसका सर्टिफिकेशन अनवरत चलता है। सर्टिफिकेशन के संबंध में हर जिले के में सोमवार को दिन नियत किया गया है। अगर उसमें कोई बाधा आती है तो जिला लेप्रोसी अधिकारी भी होते हैं सीएमओ ऑफिस में, उनके कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। और वो, हमको लगता है कि अभी महामारी के दौर का मैं नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है उधर 1-2 महीने से बाधित हुआ हो, लेकिन वो अनवरत चलेगा। नॉर्मल होने के बाद, स्थितियां नॉर्मल होने के बाद चलेंगी। अगला प्रश्न आया है सर, वो जानना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सेवाएं हैं, इन तक अप्लाई करना और इन तक पहुंच बनाने के लिए क्या हमारे पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी योजनाएं जो है आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की, अभी मैं वो वेबसाइट देख करके थोड़ी देर में वो आप डालेंगे गूगल पे भी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यूपी, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और उसपे सारी योजनाएं लगभग ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसमें केवल एक योजना ऑफलाइन है जिसमें उपकरण प्रदान किया जाता है। उस योजना का मैंने जिक्र नहीं किया कि लगभग 9,000 तक के या 10,000 तक के उपकरण जो है, वो 9,000 के शायद थे, वो उपकरण जो है, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, यही योजना एक है जिसके लिए अभी ऑफलाइन जा रहा है। ये भी हो सकता है ऑनलाइन हो जाए इस वर्ष से, और कुछ शायद हुआ भी है उसमें। जो ये हाथ पैर लगाए जाते हैं, जो कृत्रिम अंग जो लगाए जाते हैं, उसमें शायद ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इसी लगभग सारी योजनाएं ऑनलाइन है, आप जाकर के वहां पे सीधे। और बाकी आप जब ये जो सेंटर हैं राज्य सरकार के विभिन्न जो ऑनलाइन, जहां से हम अप्लाई करते हैं जात निवास शादी प्रमाण पत्र के लिए, वहां से भी आप जाकर के ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। सर, शालिनी जी जरा 1 मिनट रुकिएगा, आप चैट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, निवेदन है। सर, अगला प्रश्न आया है हम लोगों का, जो हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बहुत बेहतरीन एक पहल कॉकलर इम्प्लांट, जो श्रवण यंत्र आप लोग लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को जरा विस्तार से सर, विस्तृत सहज शब्दों में बताएं, जिससे हमारे सभी प्रतिभागी उस तरफ ज्यादा ध्यान आकृष्ट कर सकें। देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट का सबसे अच्छा फायदा तब होता है जब वो 3 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे को लग जाए। तो जरूरी यह है कि बच्चे वो पहचान हो जाए, कम उम्र के ही बच्चे को। ज्यादा उम्र जब हो जाती है 10 साल के ऊपर, तो बहुत प्रभावी नहीं रहता, या उसके लगाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और बाद में वो उतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं रहता है। तो जितना अर्ली लग जाए, और उसके लिए जो होता है कि हर जिले के जिला दिव्यांग कल्याण या दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब अप्लाई करने के बाद उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका वो देखा जाता है कि आप आयकर दाता न हो, और साथ में गरीबी रेखा का भी उसमें है।
गरीबी रेखा का है, शायद 36,000 रुपये था, अब शायद वो बढ़ गया है, 56,000 कुछ हो गया है। तो गरीबी रेखा के नीचे हो, और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वही हैं। सीएमओ सर्टिफिकेट भी बच्चे का बनवाना पड़ता है, उसको आप लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तो ये हमको लगता है कि 16-17, क्योंकि ज्यादा इसमें आवेदन अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन 15-16 के आसपास औसत रूप से लग भी रहा है, हर जनपद में शुरू भी हो गया है। एक हमारी बहुत अच्छी पहल है सर, जिसका आपने जिक्र भी किया, बचपन डे केयर, जिसके कुछ सेंटर लगे हुए हैं। तो हमारे 18 मंडलों में प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि और जिलों के लिए क्या हमारी योजना इस तरीके का और आगे के लिए हम सोच पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये असल में नीतिगत फैसला है, बजटीय मामला है। तो ये राज्य सरकार के स्तर पर कुछ जनपदों में, जैसे मंडल के जो जनपद 18 हैं वहां तो स्थापित हो चुके हैं, लेकिन जिलों के धीरे धीरे इसका, जैसे अभी पिछड़े जो 9 जिले चिन्हित किए गए जो मंडल के नहीं है, मंडल से इतर है, जैसे चंदौली है, जैसे श्रावस्ती है, यहाँ भी 10 जिलों में स्थापित करने के लिए बजट भी जारी हो चुका है, कार्रवाई भी चल रही है। तो ये मान के चलना चाहिए कि अगले 3-4 सालों में लगभग सभी 75 जनपद तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जनपद जो है वो वहां स्थापित हो जाएंगे बचपन डे केयर सेंटर। सर, एक पांडे जी का प्रश्न है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले दिव्यांगजनों के लिए इस कोविड-19 महामारी के लिए क्या आप लोगों ने कोई ऑर्डर या कोई दिशा निर्देश दिए हैं? अभी तो एक केवल आदेश जो लॉकडाउन का है कि दिव्यांग जो कर्मचारी हैं, या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, वो एक जियो हुआ है उनको और गर्भवती महिलाओं के लिए, कि उनको जो है फिलहाल उनकी जो ऑफिस की ड्यूटी है उससे मुक्त रखा जाए, और यथासंभव उनसे घर से ही ऑनलाइन जो भी हो सकता है वो कार्य लिया जाए। बाकी अभी देखिए, अगर कोई इस समय नया जीव आता है तो मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर, आप क्योंकि पिछले 1 साल या 1 साल से अधिक से उच्च शिक्षा विभाग में दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा स्थापित यशस्वी विश्वविद्यालय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप एग्जाम कंट्रोलर के रूप में हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए दिव्यांगजनों के लिए क्या अवसर बन रहे हैं और क्या और अच्छे परिदृश्य आप लोग सामने लेके आ रहे हैं, जरा इस पर विस्तृत बताएं। देखिए, अभी तो आप देखे होंगे कि जो 3 से 4% रिजर्वेशन था, तो किसी भी नौकरी में जब वैकेंसी आती थी, किसी भी कोई भी वैकेंसी आती थी, तो अस्थि बाधितार्थ को छोड़कर के लगभग सारी वैकेंसी थोड़ा बहुत ब्लाइंड से भी भरता था, और लेकिन फिर भी अनफिट ये था कि वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अब हायर एजुकेशन में एक अच्छी बात ये हो गई, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय या इस तरह के जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर दिव्यांग बच्चे आ रहे हैं, कि अब कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी नौकरियों में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और विभिन्न सिविल सेवा की नौकरियों में कैंडिडेट मिल रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। बहुत सारे लोग अब IAS PCS, बहुत सारी टीचर, अध्यापक और लेक्चरर और अच्छी जगहों पर, बैंक में बहुत सारी जगहों पर वो जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि अभी इस दिशा में एक शुरुआत है। 1 दशक का समय हुआ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय को, वहाँ 50% रिजर्वेशन है, और अभी भी वहाँ 25% से 30% ही सीटें भर पाई है। 20% सीटें आज भी नहीं भरी हुई, खाली हैं। मतलब ये कि जागरूकता नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि है नहीं दिव्यांगजन, पढ़ने वाले नहीं है, जागरूकता नहीं है, और उनको अवसर भी नहीं मिल पाया है। उनकी कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं, जिससे वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाए हैं लोग। तो आने वाले दिनों में हमको लगता है कि वो 50% से अधिक दिव्यांगजन इस शिक्षा की तरफ मुखातिब होंगे, और उनको बहुत सारे अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, उन अवसरों का वो लाभ उठाएंगे। और 5% कर भी दिया गया है हायर एजुकेशन में। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की बात क्या की जाए, अन्य विश्वविद्यालयों में भी 5% जो है वो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत सारे सुधार होंगे, बहुत सारी और अच्छी चीजें आएंगी, और दिव्यांगजनों के हित में ये हायर एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावी होगा। सर, आप लोगों ने समेकित विद्यालय भिन्न भिन्न जिलों में और लखनऊ में भी स्थापित किए हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक उनके संचालन की आशा है?
वर्तमान में लगभग 8-10 ऐसे समेकित विद्यालय हैं जो लगभग तैयार हैं, हैंडओवर भी उनकी बिल्डिंग बन करके होने के लिए तैयार है, क्योंकि इस पिछले वर्षों की महामारी में बहुत सारी चीजें पटरी से उतरी हैं, वो भी पटरी से पर उतर गई है। लेकिन यह है कि जो ये सामान्य स्थितियां होती हैं उनके संचालन की पूरी तैयारी है, और शासन हमको लगता है कि जल्द ही मैं चूंकि प्रवक्ता तो नहीं उस विषय पर आधिकारिक रूप से कुछ बोलने का, लेकिन जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के हिसाब से लगता है कि जब भी स्थितियां सामान्य होती हैं तो साल भर के अंदर अंदर हमारे समेकित विद्यालय भी वो स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। हाँ सर, एक प्रतिभागी का हमारा प्रश्न है कि सर ने अभी बताया कि विश्वविद्यालय में सीटें दिव्यांगजनों के लिए रिक्त हो रही हैं, दिव्यांगजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए क्या विश्वविद्यालय कोई ऑनलाइन अथवा टेक्निकल बेस्ड कोई मार्ग अपना रहा है, प्रचार प्रसार और भरपूर दिव्यांगजनों की संख्या विश्वविद्यालय तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय क्या कदम उठा रहा है, विस्तार से बताएं। इस बार तो लगभग हम लोगों ने एक बनाई थी योजना कि इस बार से स्टार्ट करने की, जिले के जितने हमारे मुख्यालय हैं सभी मुख्यालयों पे जो हमारे विभाग के कार्यालय हैं वहां हम इसका पोस्टर बैनर भी विश्वविद्यालय का लगवाएंगे, और उनसे जो कार्यालय हैं विश्वविद्यालय के जिलों के, उनसे भी ये अपेक्षा करेंगे कि सभी तहसील ब्लॉकों पर विश्वविद्यालय के बैनर लगे, लोगों तक पहुंचे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तस्वीरों के साथ और उनके जो कार्यकलाप है विश्वविद्यालय का वहां तक पहुंचे। अभी भी आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि वो शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय प्राइवेट विश्वविद्यालय है क्या, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, वो पढ़े लिखे लोग, तो निश्चित तौर पर जानकारी का अभाव है लोगों में, एक तो एक कारण है। दूसरा ये कि हायर एजुकेशन में कुछ हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि हायर एजुकेशन में बच्चे कम भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समाज और परिवार के लेवल की भी एक समस्या है कि लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं कई बार कि वो हायर एजुकेशन में जाए। जो गार्जियन प्रोत्साहित करते हैं, निश्चित तौर पर बहुत दूर दराज के भी गार्जियन हैं जो प्रोत्साहित करते हैं और उनके बच्चे यहाँ आते हैं। तो एक तो प्रचार प्रसार की भी समस्या है, जो कि हम लोग एक योजना बना रहे हैं कि अभी सभी जिलों के मुख्यालयों तहसील मुख्यालयों तक हमारे पोस्टर बैनर विश्वविद्यालयों के लगे, उनकी कुछ पंपलेट बंटवाए जाएं ताकि लोग इसके बारे में जाने, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको बताएं, उनके गार्जियन को बताएं। और सबसे बड़ा जो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया तो है ही है, और सोशल मीडिया की वजह से लोग जाने भी हैं, लेकिन जो माउथ टू माउथ प्रचार प्रसार होता है वो ज्यादा कई बार प्रभावी होता है। तो हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। बाकी वेबसाइट, ऑनलाइन, सोशल मीडिया ग्रुप्स बने हैं, मीडिया समूह जो है वहां भी हम लोग देते हैं, और लगभग पिछली बार तो 3 बार डेट बढ़ाई गई, 3 क्या 4 बार डेट बढ़ाई गई, लेकिन 8 सब्जेक्ट को छोड़ करके जो हमारे वाणिज्य से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इवन डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं उसमें कम भागीदारी होती है। आर्ट्स में तो वो संख्या पर्याप्त हुई है, और आर्ट्स में काफी दिव्यांग बच्चे जो है वो पठन पाठन में रहते हैं। सर, हमारे जो विशेष स्कूल है उसके संदर्भ में कई लोगों ने, देख रहा हूं चैट बॉक्स में, राय भी दिया है, कई लोगों ने विचार रखा है कि इनमें जो सीटों की संख्या निर्धारित की गई है और वर्तमान परिस्थिति में जो बालक या बालिकाएं हमारे समक्ष आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और उपलब्धता, जैसे हमारे जो विशेष स्कूल्स हैं उसमें कितने बच्चों की उपलब्धता है आप अभी बताएंगे, क्या हम उस क्षमता को बढ़ाने और इनका नामांकन और अधिक करके इनके लिए और अधिक सुविधाओं की तरफ भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा समेकित विद्यालय जो हमारे स्टार्ट होंगे तो एकदम से हमारी संख्या लगभग जो अभी क्षमताएं हैं या वो लगभग एकदम से दूनी हो जाएंगी। तो ये तो एक बड़ा वो होगा कि करीब 12-15 समेकित विद्यालयों की या तो वो पाइपलाइन में है या स्थापित होने की दिशा में है। तो अगले 2-3 सालों में तो इसी से हमारी जो इंटरमीडिएट स्तर की क्षमता है वो दूनी हो जाएगी। हायर एजुकेशन में जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो हमारी 50% रिजर्वेशन वही नहीं पूरा हो पा रहा है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगले 5 वर्षों में स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, और जो अभी वर्तमान की क्षमता है उससे हम डबल हो जाएंगे, बचपन से भी लेकर के और इंटरमीडिएट तक की। तो ये हमें, अब चूंकि इसमें ठीक आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मैं उदाहरण लखनऊ का ही दूं, लखनऊ में हमारे पास बालक विद्यालय में
लगभग 100 से 200 सीट है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, भर्तियों की वजह से भी, और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन भर्तियां भी हमको लगता है कि तेजी से होंगी और समेकित विद्यालय हमारे स्टार्ट होंगे, तो हमारी जो क्षमता अभी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने की है विभाग की, वो दूनी होगी। तो निकट भविष्य में हम लोग ये आशा कर सकते हैं। जी सर, भर्तियों की आपने चर्चा की सर, उस पे कई प्रश्न आए हैं, लेकिन उनका समन्वित रूप में आपके समक्ष रखूंगा। आप हमारे गार्जियन भी हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न कहा जा सकता है कि हमारे जो समेकित विद्यालय स्थापित हुए हैं, उनमें विशेष विद्यालय जो हैं, उनमें हमारी वैकेंसी का स्टेटस क्या है, क्या आने वाली है, कब तक आने वाली है, कुछ इस विषय में जरा राय दें सर। हाँ, ये मुद्दा अभी चूंकि शासन स्तर पर ही है, अभी लंबित है। अभी वहां से बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं और निदेशालय से भी विज्ञापन के लिए आया नहीं है। तो अभी इस पे ये विचार विमर्श के पाइपलाइन में है, और विभागीय जो शासकीय कार्रवाई होती है, तो उस पर अभी ठीक ठीक कुछ कह पाना कठिन है। लेकिन जैसे ही होगा तो ये आप लोगों की सूचना जल्द ही मिल जाएगी। हाँ, उसकी वैकेंसी और सारा कैसे, उसका रोटेशन क्या होगा, विज्ञापन का तरीका क्या होगा, किस तरह के पद, आरक्षित पद कैसे होंगे, और किस तरह से उसका रोस्टर बनाया जाएगा, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो जब तक आ न जाए तब तक आधिकारिक रूप से इस पे कुछ कहना जो है अभी वो ठीक नहीं होगा। जी सर। सर, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, एक बहुत बड़ी आबादी, भारत की अधिकतम आबादी का एक राज्य है, एक्सेप्टेशन भी है। निश्चित ही विभाग एक्सेप्टेशन विभाग से है, होनी ही चाहिए। हम सेवा प्राप्त करता है, आप सेवा प्रदाता है, तो रहेंगी ही। लेकिन इसमें जरा एक बिंदु पर आप थोड़ा सा सर मार्ग निर्देशित करें कि जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके प्रभावशीलता को परखने हेतु क्या कोई योजना? देखिए, जो हमारे ये विभाग ऐसा है ना कि जैसा कि कहा शुरू में पांडे जी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे ही दिव्यांगजनों का भी जो मैटर है, जो विभाग है हमारा, तो कहीं ना कहीं जो स्वैच्छिक संस्थाओं को भी हम लोगों ने जोड़ा है या विभाग ने जोड़ रखा है। तो स्वैच्छिक संस्थाएं कहीं ना कहीं नब्ज टटोलती हैं, जो योजनाएं होती हैं उनकी खामियों के बारे में, या उनकी प्रभाव जो उनका है दिव्यांगजनों पर, उससे अवगत कराती हैं। समय समय पर सेमिनार होते रहते हैं, जो आज का भी वेबिनार है, इस तरह की भी बहुत सारे सेमिनार वेबिनार होते रहते हैं। समय समय पर बहुत सारे पत्र माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से IGRS पर प्राप्त होते हैं। तो उससे लेकर के किसी भी विभाग द्वारा उन्हीं चीजों को लेकर के जनहित में और दिव्यांगजनों के हित में जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को समय समय पर जो है उनका परखा जाता है। समय समय पर उनका परीक्षण करते हुए उनकी जो खामियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो वो एक प्रक्रियागत सवाल है, और ये प्रक्रिया हर विभाग में चलती है, अनवरत सुधार की प्रक्रिया। उसमें कमियां भी होती हैं, उनको और अच्छा करने का प्रयास भी किया जाता है। तो धीरे धीरे हमको लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं, नो डाउट कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जाता है और किया भी गया है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जब हम लोग विभाग में आए थे तो 300 रुपये पेंशन थी, तो कई बार वो उठता था सवाल कि अरे सर इतने कम में क्या होगा। बाद में बढ़ के 500 हुई। फिर इसी तरह से उपकरण में केवल हल्के फुल्के उपकरण दिया। कॉक्लियर इम्प्लांट भी जैसी समस्याएं थी जिसमें 5 लाख रुपए खर्च आता है गार्जियन को, लेकिन बहुत सारे गरीब गार्जियन इसलिए नहीं करा पाते थे, और उनकी बच्चों की दिव्यांगता वो जीवन भर के लिए बनी रहती थी कि वो नहीं इलाज करा सकते थे। लेकिन फिर एक नई योजना लागू हुई और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसा कि लागू हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे सुधार, बहुत सारी नई योजनाएं या उन योजनाओं में जो खामियां हैं, वो एक प्रक्रियागत कार्य है और धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। जी सर। सर, जैसा वर्तमान समय में RPWD एक्ट 2016 आने के बाद दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को एक प्राथमिकता मिली है। अनुसंधान के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च दिव्यांगजनों के बारे में सोचा जाना आरंभ हो गया है। इस हेतु हमारे प्रतिभागी जन ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे विभाग का अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना है? देखिए, एक तो विश्वविद्यालय में एक लिम्ब सेंटर की स्थापना की गई है। तो
तो जो लिम्फ सेंटर में जो खास करके अस्थि बाधित जो हमारे बच्चे हैं या अस्थि बाधितार्थ एक बड़ी समस्या है, दिव्यांगता में एक बड़ी चुनौती है। उसको लेकर के बहुत सारे रिसर्च करने के लिए अभी वो बिल्डिंग अभी हाल ही में हैंडओवर हुई है विभाग को, और उसमें है कि पहले हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर उसका विस्तार करते हुए और भी जो क्षेत्र में है। और देखिए, अनुसंधान एक ऐसा विषय होता है जो किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का, जैसे अभी यही महामारी का उदाहरण मैं ले लूं तो देखा जाए कि ये साल भर क्या दिसंबर 19 की समस्या है, लेकिन अभी जाकर के हम लोगों को बहुत सारे रिसर्च होते हुए वैक्सीनेशन की तो मिल गई, लेकिन दवाएं अभी तक नहीं खोजी जा सकी हैं कि पर्टिकुलर यही दवा है, इसी दवा से ये हम वायरल का खोज लिए, मलेरिया का खोज लिए, लेकिन कोरोना का कोई दवा अभी तक बन नहीं पाई, जबकि लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। तो उसी तरीके से अनुसंधान एक बड़ा ही रिसर्च जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, कहना आसान होता है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं जब लगती हैं उसमें विश्वविद्यालय हैं, व्यक्तिगत तौर पर एनजीओ हैं, आपके सीआरसी और केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट हैं, वो एलिम्को है आपका। तो इस तरह ने छोटे छोटे रिसर्च या कई बार कुछ बड़े रिसर्च, आप देखिए हम लोग जब आए थे सर्विस में तो जो ब्लाइंड स्टिक थी वो बड़ी सीधी सादी सी एक स्टिक व्हाइट रंग की पकड़ा दी जाती थी, लेकिन अब देखिए उसमें बहुत सारे सेंसर और बहुत सारी नई चीजें उसमें डेवलप होकर के अब आई हैं, और वो वाइब्रेट करने वाले जो है उसमें उपकरण लगाए गए हैं। तो इसी तरह से ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर और व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर धीरे धीरे, लेकिन इसमें बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अनुसंधान बहुत जरूरी है। और बिना अनुसंधान, बिना रिसर्च के, क्योंकि रिसर्च ने पूरे मनुष्य समाज का उत्तरोत्तर जो है वो विकास किया है, उनको लाभ पहुंचाया है, दिव्यांग जनों के लिए भी एक जरूरी कार्य है। और इस दिशा में भी सरकारी जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के संस्थान हैं वो प्रयासरत हैं, और किंतु ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। अब देखिए कब तक इसमें और सारी चीजें आती हैं। जी सर। सर, एक ऐसा धरातलीय प्रश्न आया है, हाँ, जो मैं लगभग विभिन्न कार्यक्रमों में देखता हूं। यह प्रश्न अवश्य ही, विभाग की कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें यह प्रश्न अवश्य ही उठ के आता है। आपने बताया प्रारंभिक कार्यक्रम के प्रारंभिक काल में ही जब आप योजनाओं के बारे में बता रहे थे, तो उसी दौरान आपने बताया कि परिवहन विभाग में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सुविधाएं दी हैं। लेकिन सर, आप भी इस बात से पूर्ण परिचित होंगे, यदा कदा, या मैं कहूं कि 50% तक दिव्यांगजनों के साथ ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा, कंडक्टर द्वारा या भांत भांत के, कि या तो डॉक्यूमेंटेशन का बहाना बनाकर अथवा तो किन्हीं और कारणों को बहाना बनाकर उनको ये सुविधाएं देने से वंचित करने का कार्य किया जाता है। तो इससे बचाव के लिए क्या कोई हेल्पलाइन है हमारे पास? इससे बचाव के लिए क्या सुझाव आप हमारे बीच रखना चाहेंगे सर? इस पे जरा प्रकाश का। देखिए, वही एक कर्तव्य और अधिकार, ये मैं जिले में भी था, फैजाबाद में भी, लखनऊ में भी था, तो इस तरह की समस्याएं मेरे पास आई थी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जाके आरएम फैजाबाद से और यहाँ जो ये क्या नाम, कैसरबाग के आरएम थे, मैं मिला भी था और उनको बताया भी था। तो उनका हम कहा सर, ये न केवल योजना है और निःशुल्क आप दिव्यांगजनों के दे रहे हैं, विभाग द्वारा इसका पेमेंट किया जाता है, कोई निःशुल्क नहीं है। देखा जाए तो एक तरह से उसके लिए बजट विभाग मांगता है सरकार से और वो राज्य परिवहन निगम को दिया जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये वो पूरी तरह से निःशुल्क है, उसका जो है एक शुल्क एक तरह से परिवहन निगम दे लेता है। तो ऐसी दशा में ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं कि आपका कंडक्टर उतार देता है या मना कर देता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जागरूकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। दूसरा, उन्होंने बताया कि संविदा पे बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, वो आते हैं, उनको पता नहीं रहता है, या जानते हैं तो अवॉइड करते हैं कि कौन लिखा पढ़ी करेगा। इसमें मेरा मानना है कि थोड़ा सा नागरिक समाज, हम लोग तो विभागीय रूप से चिट्ठी लिखते भी रहते हैं आरएम को भी, और सभी जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं उनको अवगत भी कराते हैं, लेकिन कई बार अधिकारों को लेने के लिए अपने भी प्रयास करना पड़ता है। तो उसमें प्रयास ये करें कि अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो 2-3 जो भी इस तरह के लोग हैं, कंडक्टर हो या कोई बस हो, तो उनका नंबर नोट करके और वो उपलब्ध कराया जाए।
आयुक्त कार्यालय भी बना है उसकी समस्याओं के लिए, राज्य आयुक्त का कार्यालय है, वहां उसकी शिकायत की जाए और संबंधित जो आरएम है उसको और जो है वो IGRS पे भी इसकी शिकायत की जाए, तो थोड़ी सी लोगों पर कार्रवाई होगी, लोगों को और विभागीय रूप से सचेत किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको मना कर देना। जब हाँ, एक और थोड़ा सा मेरा निवेदन रहता है दिव्यांगजनों से, UDID कार्ड की एक योजना है, तो UDID कार्ड सभी दिव्यांगजन जरूर बनवा लें, क्योंकि राज्य सरकार ने UDID को भी मस्त कर दिया है, एक तरह का वो भी आधार कार्ड ही है। तो उसमें उसे 2 फायदे होंगे, एक तो कोई परिवहन निगम का आदमी मना नहीं कर सकता कि आपके पास दिव्यांगता का वास्तविक सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरा यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर यानी पूरे पैन इंडिया स्तर पर उसका लाभ मिल जाएगा दिव्यांग व्यक्ति को। तो एक तो UDID कार्ड का है, दूसरा यह है कि इस तरह की अगर शिकायतें मिलती हैं तो उसकी उसको टालिए मत, उसको उचित प्लेटफॉर्म पर उसकी शिकायत करिए, ताकि उसका फिर निराकरण हो। निवेदन हम लोग को पता नहीं चलता है कि सुनने में आता है सर वो कंडक्टर ने हटा वो उतार दिया, हमने कहा भाई तो उसको लिखा पढ़ी में कोई जब एप्लीकेशन या किसी रूप में वो एक जरूर जाए, ताकि उस पर हम लोग आगे कागजी कार्रवाई करें और उनको फिर स्ट्रिक्ट वार्निंग मिले या पनिशमेंट मिले, जिससे कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो सके। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर? सर एक परिस्थिति है, आप उससे पूर्ण परिचित हैं, अब आप हमारी उच्च शिक्षण संस्थान में हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको देख रहे होंगे। पहले कुछ वर्ष पूर्व ये स्थिति होती थी कि दिव्यांगजनों को पढ़ाने के लिए जो सामान्य जन प्रशिक्षण प्राप्त करके आते थे, उन्हें दिव्यांगजनों का इनरोलमेंट कराने के लिए और दिव्यांगजनों को शिक्षण प्रदान करने के लिए एक विकट परिस्थिति से लड़ना होता था। तब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अवश्य ही इस बात को कहता था कि नहीं, इसमें दिव्यांगजनों के लिए है तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी विकट परिस्थिति सर खड़ी है कि दिव्यांगजनों के सेवार्थ, दिव्यांगजनों के हितार्थ हमारे दिव्यांग समाज से ही हजारों हजार दिव्यांग भाई बहन, मेरे बेटे और बेटियां काम करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करके सेवा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करके आ चुके हैं। लेकिन क्या हमारे द्वारा अवसर का प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो रहा है या हमारा सशक्तिकरण विभाग इस ओर भी कुछ ध्यान दे रहा है? जी सर। नहीं, ये प्रश्न आपका जो है नागेश जी क्लियर नहीं हुआ कि किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में? जी जी, सरकारी नौकरियों के संदर्भ में भी सर, और प्राइवेट जो CBSE स्कूल है, इत्यादि जो स्कूल है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश है उन्हें रखवाने का। हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ गया आपका सवाल मुझको समझ में आ गया। राजस्थान सरकार में या दिल्ली सरकार में जिस तरीके से इसको लागू किया गया है, आप लोग भी देख रहे होंगे, हमको लगता है कि काफी ठीक ठाक वहां लागू किया गया होगा। दिल्ली सरकार में क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही स्थिति अपने यहाँ भी अभी ये थोड़ा सा शासकीय लेवल पे मामला है। अब इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आधिकारिक रूप से मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आयुक्त कार्यालय और शासन के स्तर पर इस पर दबाव बनाया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। जो हमारे हायर एजुकेशन में पढ़े हुए हमारे जो बच्चे हैं उनका नियोजन भी हो सकता है अच्छा, और बहुत बड़ी संख्या में नियोजन हो सकता है, क्योंकि सीटें बहुत खाली हैं और ये जरूरी भी है, आवश्यक भी है। इसका तो व्यक्तिगत तौर पर मैं समर्थन करता हूं कि इसको हर CBSE स्कूल में इसको लागू करना चाहिए। वहां पे एक स्पेशल टीचर जो है, इंस्ट्रक्टर, वो होना चाहिए। लेकिन देखिए एक विषय है जिस पर अवश्य ही आप हम लोगों का कुशल मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं उदाहरण सहित इस विषय को आपके समक्ष रखूंगा। आपकी एक योजना है दुकान संचालन की योजना, जिसके लिए आप लोग धन भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सर कहीं न कहीं इस बात को कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं कि हमारी प्रक्रिया इतनी कठिन हो जा रही है कि हम दिव्यांगजनों तक कुशलता पूर्वक वो योजना का लाभ पहुंचाने में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न या बाधित अपने को महसूस कर रहे हैं। जबकि जो सामाजिक कार्यक्रम कराने वाले कार्यकर्ता हैं वे छोटी छोटी दुकानों के आवंटन में या छोटी छोटी दुकानें देने में हमसे ज्यादा आगे निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों सर?
जो दुकान निर्माण बजट योजना की बात कर रहे हैं, वो मैंने बताया था शुरू में ही कि वो अत्यल्प धनराशि भी अत्यल्प है। उस पर कुछ काम हो रहा था कि इसको धनराशि को भी बढ़ाया जाए और इसके लाभार्थियों की संख्या कम आता है। वो हर जिले को लक्ष्य जो है 10 से 20 ही मिल पाता है, और वो ज्यादातर भी देखा आपने यहाँ कि लगभग, जब मैं लखनऊ ही था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि लगभग 60 फार्म आए हुए थे आवेदन, और केवल बजट जो उपलब्ध कराया गया था जिले को, वो लगभग 15 या 12 या 15 के बीच में कुछ संख्या थी। तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया था। तो धीरे धीरे लेकिन काफी बढ़ोतरी हुई है उस बजट में। हमको लगता है भविष्य में इस पे और ज्यादा जो है सरकार जो है बजट बढ़ाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे। अनुदान भी बढ़ना चाहिए, बजट भी बढ़ना चाहिए। इसकी मांग भी विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगजनों द्वारा की गई है, और निश्चित तौर पर इस पर भी जो है आने वाले सामान्य समय में कुछ अच्छा जो है प्रगति देखने को मिलेगी। दूसरा, अमित साहब, आपका आदेश हो तो मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जी जी जी। अभी पांडे जी ने पूछा कि रिक्रूटमेंट इन सीबीएसई स्कूल्स, जो कि सीबीएसई ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि आप स्पेशल एजुकेटर्स रखिए, वो सिर्फ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। दिव्यांगता एक ऐसा विषय है जिस पर हर डिपार्टमेंट को मिलकर सोचना है। वो चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, उड्डयन विभाग क्यों ना हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां दिव्यांगों के लिए कार्य करने का स्कोप नहीं है और उनके कन्वर्जेंस की स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, चाहे आपके समेकित विद्यालय आने वाले हों या जो अभी आप स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में स्कूल चला रहे हैं, जी जी जी, या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मैं आज आप कार्यक्रम में हैं इसलिए नहीं, मैं सामान्य तौर पे बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में मेरे जानने वाले लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आए, खासकर परीक्षा को लेकर। आपके विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि कितने भी लोगों का सर्टिफिकेट की जरूरत थी, तो आपने स्पेशली ऑफिस आके या उनको बुला के किसी भी तरीके से उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध करा। तो इट्स अप्रोच। नहीं, कहीं ना कहीं अप्रोच की समस्या है, ये सही अब जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ऑफिसर्स हैं, उनको भी सोचना है। सीबीएसई के स्कूल्स जो मॉनिटर करते हैं, उनमें हमारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तो कोई अथॉरिटी है नहीं कि हम टीचर रखवा देंगे। तो हम उसमें थोड़ा सा ये है कि एक आयुक्त कार्यालय का जो एक सेटअप, जो नए अधिनियम से पूरे भारत से लेकर के प्रदेश तक आयुक्त कार्यालय जो डेवलप किया गया है, थोड़ा सा वहां से भी हस्तक्षेप होना चाहिए और वहां पे होगा। स्थिति बदली है, आयुक्त कार्यालयों से हस्तक्षेप के बाद स्थिति बदली है, लेकिन फिर भी अमित साहब उसमें भी लिमिटेशन ये है कि आयुक्त महोदय को सिर्फ काजी जुडिशरी पावर होने की वजह से कई बार उसका भी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, तो उनके यहाँ से जो रिजल्ट आता है, उनके यहाँ से जो निर्णय निकाले जाते हैं, उसको भी कई बार इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको काजी जुडिशरी पावर है, फुल जुडिशरी पावर नहीं है। तो वो भी समस्याएं हैं। तो स्पेशल एजुकेटर रखने में जो दिल्ली या दूसरे राज्यों में जो स्पेशल एजुकेटर एक तो हाई कोर्ट के आदेश से रखे जा रहे हैं, वो सरकारी विद्यालय में सरकारी प्रदेश सरकार उनको रख रही है, वो एक अच्छा है। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में जो एजुकेटर्स के रखने की बात है, उसके लिए एक व्यापक पैमाने पे मुहिम की जरूरत है दूसरे प्रदेशों में भी। और उसके लिए ऐसा नहीं है, सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनको भी प्रयास करने की जरूरत है, उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। और मैं बताऊं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा। संयोग से हम लोग के सीनियर ही इस समय सीबीएसई के सचिव हैं, अनुराग जी, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी जी। तो इस संबंध में मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि एक, अगर लोग जो भी इस तरह की समस्याएं सीबीएसई स्कूलों में आ रही हैं, एक अगर प्रत्यावेदन बना करके दे दें, तो मैं उनसे बात करूंगा अनुराग सर से कि इसको पूरे, कम से कम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही इसको लागू कराने के लिए वो प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा होगा। इससे लोगों के मन में क्लैरिटी भी आ जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, उस समय सचिव भी हैं और काफी इनोवेटिव काम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में, तो ये भी वो एक निवेदन उनसे किया जा सकता है। बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिवार बड़ा है और आप परिवार के मुखिया हैं, तो हमारे प्रश्न भी बड़े होते हैं, तो लेकिन हमारे इन बम्बाटों को
आपने सहजता पूर्वक हमारे बीच रखा और हमारे सभी प्रश्नों को आपने अपने लेवल से हमें आश्वस्त करने के लिए बताया। बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर निश्चित ही विभाग पुरजोर लगा हुआ है और उसकी मांग करने वाले भी उतने ही तेजस्विता से लगे हुए हैं। आज आपने जो कहा प्रतिवेदन के लिए सीबीएसई स्कूल में टीचर्स के लिए, क्योंकि हमारे चैट बॉक्स में वैकेंसी को लेकर बहुत से प्रश्न हैं, वो मैं नहीं आपके समक्ष रखा क्योंकि मैं जानता हूं वैकेंसी के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछना अतिशयोक्ति होती मेरी। लेकिन इस हेतु मैं अवश्य ही सर जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे आशा करूंगा कि वो संपर्क करेंगे आपसे, उनके संगठन संपर्क करेंगे आपसे। बिल्कुल आपने आज हमारे कार्यक्रम में आकर के और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली पंक्ति में सर मैं श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के कार्यक्रम में आपकी महंगी उपस्थिति है आपका तथा हमारे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र सर। सर हेलो जी महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं शिवपुरी से बोल रहा हूँ, एमपी से जी। और मैं भी जो है स्पेशल एजुकेटर हूँ। मुझे जो है 6 साल हो गई है। मैं जब भी किसी सीबीएसई स्कूल में अप्लाई करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई बच्चे ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को वो जो है अपने यहाँ एडमिशन ही नहीं देते हैं, पहली बात तो, इसलिए उनके यहाँ बच्चे होते ही नहीं है, स्पेशल बच्चे। नहीं महेश जी आप बिल्कुल सत्यवत कह रहे हैं, वो गेट ओपन नहीं किए हैं। जी सर। सभी बातों का मूल यह है जब बच्चे ही नहीं होंगे तो हम विशेष शिक्षक रखेंगे क्यों, यह सत्य सभी के सामने है। महेश जी आपने इस ओर आकृष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विकास मिश्र सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल सर, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भावना जी अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो कृपया रखें। सर मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम ऑल्सो स्पेशल एजुकेटर। और जैसे कि अभी जो सर ने कहा कि मतलब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो नहीं मिलता है, तो सीबीएसई के रूल्स में तो है और यहाँ वैकेंसीज भी निकलती हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि उन बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकलांग हैं। लेकिन जैसे कि बच्चों में जो सामान्य बच्चों में भी जो मतलब प्रॉब्लम पाई जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज जो पाई जाती है, उस पर हम काम करते हैं। मैं खुद स्कूल में काम करती हूँ, पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है और मैं सीबीएसई स्कूल में ही हूँ, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल में सर। और बाकायदा यहाँ पर काउंसलर और एजुकेटर को लिया गया है और ये चीज़ जारी हो गई है। जितने भी सीबीएसई स्कूल से सर वहाँ पर वैकेंसी निकलती है स्पेशल एजुकेटर की और काउंसलर की। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। आपने यह बताया कि नहीं नकार करके चलने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण हमारे बीच हैं उनको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर। हेलो सर। श्री विकास सर। सर नमस्कार सर। हेलो अशोक जी आप कृपया थोड़ा सा क्षमा करें, सर से सिर्फ 1 घंटे की अनुमति मिली है, उन्हें एक व्यस्ततम कार्यक्रम में जाना है। विकास सर धन्यवाद। खास सवाल था महोदय से, तो मैं पूछना चाहूँ जल्दी से। मैनेजमेंट के जितने भी स्कूल हैं यूपी में, उनमें 6 से 8 तक जो बच्चे हैं वो एमआर के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके वहाँ स्पेशल एजुकेटर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। HIVI के तो टीचर रखे जाते हैं। इस विषय में आपकी तरफ से क्या सहयोग है, थोड़ा मदद करें। धन्यवाद सर। पांडे जी ये सारे विषय जो हैं ये अमित साहब के डिपार्टमेंट के नहीं है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर, जी सर। दो चीजें हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको। देखिए, एक तो सीबीएसई स्कूल में बच्चों का एडमिशन होना, प्राइवेट स्कूल में दिव्यांग बच्चों का एडमिशन होना, और हमें अपने बच्चों का इंक्लूसिव सेटअप पे भेजना, दो अलग अलग विषय हैं। पेरेंटल रेडीनेस भी आवश्यक है, और स्कूल नहीं ले रहे हैं वो एक अलग विभाग का विषय है। हम भी कार्यक्रम करेंगे। हम चाहेंगे कि सीबीएसई के अधिकारियों के साथ भी कभी कार्यक्रम करें, या उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक शिक्षा विभाग है उसके साथ मिलकर हम लोग कार्यक्रम करें, उच्च शिक्षा विभाग है उसके साथ कार्यक्रम के। ये एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है सारे सवाल पूछने का। पांडे जी, अब कार्यक्रम को के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़िए।
जी धन्यवाद निश्चित ही सर। सर CBSE स्कूल को अप्रोच करेंगे हम लोग, सर बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद आएगा। आपका। हमारे सभी मैं आप प्रतिभागी सभी के अपने प्रश्नों को सजाकर संवार के रखें, विकास में सर कंटिन्यू करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब ये प्रोग्राम अंतिम पड़ाव में है। कृपया अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद के क्रम में मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता और अपनी विशेषज्ञता हम सभी के समक्ष रख रहे आदरणीय श्री अमित राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, CRC लखनऊ की टीम की तरफ से, CRC के सभी अधिकारियों की तरफ से, कि सर ने अपना एक महत्वपूर्ण समय हमें दिया, क्योंकि व्यस्तता भी है और उस व्यस्तता को देखते हुए भी आज सर हमारे समक्ष उपस्थित हुए और हमारे जितने भी प्रश्न हैं, हमारे जितने प्रतिभागियों के प्रश्न हैं, उनका सभी का बेबाकी से उत्तर दिया। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सर को सादर प्रणाम करता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद CRC लखनऊ की तरफ से। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की डायरेक्टर महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे CRC लखनऊ के डायरेक्टर आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे और सिर्फ इसी कार्यक्रम में नहीं, सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अपना मार्गदर्शन और जो भी हम लोगों को प्रोत्साहन देना है सर के द्वारा मिलता रहता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय समय पर हमें नए नए विषयों से अवगत कराना और नए नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराना, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना, ये सर के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाता है। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ में हमारे साथी समन्वयक, हमारे सीनियर श्री राजीव रंजन सर का, जिनका सहयोग और समन्वय हमें सदैव मिलता रहता है। साथ में हमारे साथी श्री नागेश पांडे सर का और श्रीमती सविता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके सहयोग के बिना इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना शायद संभव नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे IT एक्सपर्ट का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रमों में अपनी विशेषज्ञता हमारे समक्ष रखते रहते हैं और तमाम तरीके के कार्यक्रम और तमाम तरीके के फ्लायर वगैरह बनाना और उनको सोशल मीडिया पे अपडेट करना, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर फेसबुक और हमारी जो भी सोशल मीडिया है उस पर सभी हमारे आयोजनों को, हमारे कार्यक्रमों को डालना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित गिरी सर। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा CRC के तमाम ऑफिशियल्स का, जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनके प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी प्रतिभागियों का, जिनका समन्वय, जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है और उनका प्यार हमारे साथ बना हुआ है। लगातार वो हमारे सभी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैसा सर ने कहा कि वो हमारे एक हाथ है, आर्म है और हमारे प्रसार के एक माध्यम है। तो जरूर आप लोगों के द्वारा जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उनका प्रचार प्रसार दूर तक हो पाएगा। जो भी विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता रखते हैं उस विशेषज्ञता को आप दूर तक पहुंचा पाएंगे, हर जगह पर उस विशेषज्ञता को आप पहुंचा पाएंगे। आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम प्रतिभागियों का, तमाम एक्सपर्ट का और साथ साथ में हमारे सहयोगियों का, आदरणीय श्री अमित राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी प्रतिभागी जन हमारे कुशलता पूर्वक कार्यक्रम आयोजन के ऊर्जा स्रोत हैं। आप सभी के प्रश्न हमारे प्रश्न होते हैं और हमारे विशिष्ट जनों के कुशल निर्देशन उन प्रश्नों, उन जिज्ञासाओं के अधिकतम समन हेतु प्रस्तुत होते हैं। आज आप सभी ने अपनी श्रेष्ठतम भाविक उपस्थिति हमारे बीच लगाई। इस हेतु
सीआरसी लखनऊ का संपूर्ण परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है और आज का यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण किया जाता है। आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को सीआरसी लखनऊ की तरफ से सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।